नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात भोर की बात में, हमारी बात में, आपकी बात में। आज शनिवार है और आज अमावस्या भी है। कल से महालया यानी नवरात्रि शुरू हो जाएगी और 9 दिनों तक ये व्रत, ये त्यौहार पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। और हमने भी पूरी तैयारी कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी तैयारी कर ली होगी। और 9 दिनों तक पाठ चलता है। दुर्गा सप्तशती का कलश की स्थापना होती है। माँ विराजती हैं हमारे घर में, हमारे पूजा रूम में। और सभी लोग ऑलमोस्ट 9 दिन तक व्रत रहते हैं। कुछ लोग पहले दिन व्रत रहते हैं, कुछ लोग पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रहते हैं। तो हमारे घर में भी तैयारियां हो गई हैं। कल हम सारा सामान वगैरह जो है पूजा का वो हम ले आए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ले आए होंगे, और नहीं लाए होंगे तो आज ले आएंगे। और कल सुबह से जो है ये नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो जाएगा। दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सारे मंदिरों में सजावट हो रही है, माँ के मंदिरों में। और 9 दिन तक नवरात्रि की धूम मची रहेगी। गुजरात में तो गरबा होता है, आपको पता है। 10वें दिन दशहरा, इसी के साथ रामलीला भी शुरू हो गई। और तो त्यौहार का समय है, फेस्टिवल सीजन है, एंजॉय करिए। और चलिए शुरू करते हैं। पहली एक छोटी सी खबर आपको सुना दे, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। एक आदमी ने एक औरत को 49 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी थी औरत की। और जब उसने हत्या की तब वो 35 साल का था। 40 साल के बाद उसको सज़ा हुई है। फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है फिरोज़ाबाद, चूड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। तो फिरोज़ाबाद में जो है यह कांड हुआ था और फिरोज़ाबाद की अदालत ने उस आदमी को 40 साल के बाद उम्र कैद की सज़ा दी है। उस आदमी को जिसने 40 साल पहले ये अपराध किया था, जब उसकी उम्र 35 साल थी, 49 साल पहले उसने ये अपराध किया था जब उसकी उम्र 35 साल थी। आज उसकी उम्र जो है 84 साल है और उसको उम्र कैद की सज़ा हुई है। आप ये जानना को उत्सुक होंगे कि आखिर इतना समय क्यों लगा, 40 साल 49 साल क्यों लगा, लगभग 50 साल। तो उसके पीछे कारण ये है कि हत्या के बाद जब मुकदमा हो रहा था और विवेचना हो रही थी, तो उसमें जो है उसकी पहचान गड़बड़ हो गई थी। उसने अपनी पहचान छुपा ली थी या कहीं कोई कागजी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी पहचान में, मतलब जो हत्या आरोपी था, उसकी पहचान में दिक्कत हो रही थी। फिर ये मामला हाई कोर्ट गया उसकी पहचान को लेकर। हाई कोर्ट में इतने दिन तक मामला लंबित रहा। फिर हाई कोर्ट से जब फैसला हुआ, उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त हो गई कि नहीं वही आदमी है। उसके बाद जो है वो फिर फिरोज़ाबाद कोर्ट में गया और फिरोज़ाबाद कोर्ट ने हत्या के 49 साल के बाद 84 साल के आदमी को उम्र कैद की सज़ा दी है। तो ये न्याय व्यवस्था है। अब इस पे आप ना कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, ना हम कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। तो चलिए, आज की तो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला अहमदाबाद में वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में होने जा रहा है और बच्चा बच्चा इसका इंतज़ार कर रहा है। ये जागरण में हेडलाइन भी छपी है कि आज मैदान पर होंगे 1.4 अरब यानी 140 करोड़ भारतीय। जी हाँ, पाकिस्तान से 7 मुकाबले जीत चुकी है हमारी टीम और 8वां मुकाबला है ये वर्ल्ड कप में। अब देखना होगा कि 8वीं लगातार जीत के इरादे से विश्व कप में उतरेगा भारत, या जो पाकिस्तान है वो इस बार कोई करिश्मा करेगा। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान कोई करिश्मा करे, क्योंकि आप भी नहीं चाहते हैं ये मुझे पता है। तो मोहम्मद रिजवान है पाकिस्तान में और सऊद शकील जो है ज़बरदस्त फार्म में है। और पाकिस्तान की तेज़ गेंदबाजी जो है वो
सबसे उसकी जो है मजबूत उसका पक्ष है। हालांकि उसके कप्तान बाबर आजम अभी तक फॉर्म में या लय में कहिए नहीं आए हैं। स्पिनरों ने भी अभी उसके जो है अपना फॉर्म नहीं दिखाया है, लेकिन हमारे गेंदबाजों और हमारे बल्लेबाजों ने पूरी अपनी दमखम दिखाई है और अपना कौशल दिखाया है, जिसकी वजह से जो सामने की टीम अब तक जो मुकाबला हुआ है 2 मुकाबले, उसमें कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाई है। तो क्या होगा जब 140 करोड़ भारतीय शनिवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे 1,30,000 प्रशंसक, मतलब उसकी कैपेसिटी है 1,30,000 की, और माना ये जा रहा है कि स्टेडियम पूरा फुल रहेगा। जब भारत भारत या इंडिया इंडिया चिल्लाएंगे तो उसकी गूंज सरहद पार तक सुनाई देगी। 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वनडे विश्व कप का पहला मैच खेला गया था। सॉरी। लेकिन असली टूर्नामेंट अब भारत पाकिस्तान के महामुकाबले से शुरू होगा। नारंगी कुर्सी और हरी घास पर पड़ती सफ़ेद रोशनी के बीच 22 गज की पट्टी पर जब भारत के 11 रणबांकुरे उतरेंगे तो पूरी दुनिया के भारतीय खुद को मैदान पर महसूस करेंगे। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी भले ये कहें कि एक आम मैच है और उसको ये आम तरीके से ले रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के लिए ये टक्कर कतई आम नहीं है। हर भारतीय के मन में सिर्फ एक चाहत रहती है कि भारतीय टीम भले ही कोई मैच हार जाए, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारे। पाकिस्तान से नहीं हारे। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप में विराट ने जब हारिस रऊफ के ऊपर छक्का जड़कर मेलबोर्न क्रिकेट मैदान पर ऐसे ही एक महामुकाबले में हमें जीत दिलाई थी, तो हर भारतीय को संजीवनी चखने जैसा एहसास हुआ था। रोहित की टीम बाबर की टीम को हराने को आतुर है और उससे ज़्यादा आतुर है हर भारतीय दिवाली से पहले पटाखे जलाने के लिए। तो हो जाइए तैयार, टीम इंडिया अब की बार करेगी एक और वार। ये अखबार की भाषा है जो मैं पढ़ रहा था कि देखिए अखबार वाले भी कैसे कैसे लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो हर भारतीय जो है वो तैयार है मैच के लिए। आप भी तैयार, हम भी तैयार, सारे लोग तैयार हैं। टीम का देख लें, टीम कौन कौन सी खेलेगी, मतलब टीम में मेंबर कौन कौन से होंगे इंडिया पाकिस्तान के। तो सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये कि शुभमन गिल जो है वो आ गए हैं वापस। कल उन्होंने नेट पे प्रैक्टिस भी की, तो नेट प्रैक्टिस के दौरान वो काफ़ी ठीक ठाक दिख रहे थे, ऐसी रिपोर्टें आई हैं, वीडियो भी दिखे हैं, फ़ोटो भी दिखे हैं। देखिए इसमें गिल और ईशान किशन और स्पिनर कुलदीप यादव की एक फ़ोटो इसमें छपी है, जिसमें शुभमन गिल इशारा कर रहे हैं किसान को कि मैं कल खेलूँगा, और पीछे से कुलदीप यादव जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। तो टीम में जो लिखा है प्रोबेबल प्लेइंग टीम है 11 दोनों टीमों के, मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको। रोहित शर्मा कप्तान हैं, शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, मतलब ईशान किशन का पत्ता कट जाएगा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, R अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। मेरे ख्याल से ईशान किशन ने 47 रन बनाए थे पिछले मैच में, और मुझे नहीं लगता कि उनको हटाना चाहिए, उनको खेलने देना चाहिए, फॉर्म में है वो। और KL राहुल जो है अब तीसरे नंबर पर आएंगे या चौथे नंबर पे आएंगे, विराट कोहली या KL राहुल में से किसी का वो नंबर चेंज करते हैं रोहित शर्मा के नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान की जो 11 है वो अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम कैप्टन है, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर हैं, सऊद शकील, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। तो ये उम्मीद की जा रही है कि पिच काफ़ी अच्छी है और स्कोर जो है वो बड़ा बड़ा बन सकता है। तो देखना होगा कि कितना बड़ा स्कोर खड़ा करता है, कौन सी टीम टॉस जीतती है। मुझे लगता है जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग ही करेगी, तो स्कोर
ठीक ठाक बनने की उम्मीद है दोनों टीमों की तरफ से। और भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जो है, पहला वनडे मुकाबला, आपको याद हो तो 45 साल पहले क्वेटा के स्टेडियम में हुई थी, क्वेटा पाकिस्तान में। और अपने कपिल पाजी का वो डेब्यू मैच था। उस वक्त जो उस स्टेडियम का स्ट्रेंथ था, मतलब दर्शकों का, वो करीब 20,000, 18-20,000 था। आज देखिए 1,32,000 हो गया है। तो समय काफ़ी गुजर गया है, 45 सालों में काफ़ी कुछ बदला है। और देखिए क्या क्या होता है इस मैच में। बुखार जो है काफ़ी तेज़ है। इस बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार और रविवार को अहमदाबाद में बादल छाए रह सकते हैं। हल्की बारिश का अनुमान है, इससे क्रिकेट प्रेमी चिंतित भी हैं। तो बारिश हो जाएगी तो डकवर्थ लुईस नियम लागू होगा। तो ये भी हो सकता है कि जो आदमी टॉस जीते वो पहले बैटिंग कर ले। तो बहरहाल इंडिया ने पिछले 10 मैचों में 7 वनडे मैच जीते हैं। 7 मैच पाक से वनडे वर्ल्ड कप में खेले हैं और सभी जीते हैं। एक जीत आपको याद होगी, अजय जडेजा और अपने कीर्ति आज़ाद साहब ने दिलवाई थी पाकिस्तान के खिलाफ। बड़ी ज़ोरदार जीत थी वो। अब विश्व कप 2003 का था या 7 का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो मुझे अभी भी याद है। वो बड़ी ज़बरदस्त जीत हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये है बाबर आजम और रोहित शर्मा की टीमें तैयार हैं मैच खेलने के लिए। हम मैच देखने के लिए तैयार हैं। 2 बजे से मैच शुरू होगा, स्टार स्पोर्ट पे आएगा, आपको तो पता ही है, हॉटस्टार पे। और जो लोग वहाँ अहमदाबाद में हैं वो लोग अहमदाबाद में देखेंगे मैच। कल का मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। इस तरह से वो 3 मैच लगातार जीतकर अंक तालिका में टॉप पे चली गई है। और जहाँ तक भारत पाकिस्तान का सवाल है तो ये टीम टॉप नंबर 1 है और टॉप नंबर 2 है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड की टॉप 1 और 2 टीमें हैं जो आज भिड़ने जा रही हैं। तो एक बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के, अब्दुल शफीक, नए हैं लेकिन काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं। तो आज उनके ऊपर का सबकी नज़र रहेगी काफ़ी। शुभमन गिल के ऊपर जैसे हमारी नज़र रहेगी, वैसे पाकिस्तान में अब्दुल शफीक हैं साहब, अब्दुल्ला शफीक हैं। नए हैं लेकिन 5 वनडे मैच जो खेले उन्होंने उसमें मैच दर मैच अपने परफॉर्मेंस में सुधार किया है। बड़ी पिच है, पिच पे बड़े स्कोर की उम्मीद है कि पिच के लिए 11 पट्टियों में से 5 में से एक तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, जबकि अन्य 6 को अलग अलग तरीके की मिट्टी से के मिश्रण से तैयार किया गया है। वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में जिस पिच का इस्तेमाल किया गया था उसी तरह की पट्टी भारत और पाकिस्तान के मैच में होगी। शुरुआती ओवर्स के बाद बैटर्स के लिए मुफीद होगी और इस पिच पर बड़े स्कोर की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसमें एक आंकड़ा दिया है कि पिछली बार कितने वनडे में भिड़ंत हुई है इंडिया पाकिस्तान की। और तो क्या क्या है, तो मोहाली में 2011 में भारत जीता था 29 रन से। फिर मीरपुर में 2012 में 6 विकेट से जीता था भारत। फिर चेन्नई में 2012 में 6 विकेट से जीता था पाकिस्तान। कोलकाता में 2013 में 85 रन से जीत गया था पाकिस्तान। दिल्ली 2013 10 रन से भारत जीता था। बर्मिंघम 2013 में 8 विकेट से भारत जीता था। मीरपुर 2014 में 1 विकेट से पाकिस्तान जीत गया था। एडिलेड 2015 में 76 रन से भारत जीता था। बर्मिंघम 2017 में 124 रन से भारत जीता था। लंदन 2017 में 180 रन से पाकिस्तान जीता था। बड़ी जीत थी ये, 180 रन। दुबई 2018 में 8 विकेट से भारत जीता था।
दुबई 2018 में 9 विकेट से भारत जीता। फिर ये मैच मैनचेस्टर 2019 में 89 रन से भारत जीता। पल्लीकेली में एक 2023 में मैच हुआ था, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया था। और फिर कोलंबो में 2023 में इनके बीच मुकाबला हुआ था, इसमें 228 रन से भारत जीता था। काफ़ी बड़ी जीत थी ये। तो ये है आपका हिसाब किताब। आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन जब आप फील्ड में उतरते हैं तो सारे आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं। फील्ड पे अपने दिमाग से खेलना होता है, दिमाग चलाना होता है, और जो अच्छा चलाएगा वो जीतेगा। तो अब तक जो है 134 मैच हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पाकिस्तान 73 जीता है और भारत 56 जीता है। मतलब ओवरऑल मैच की बात करें अगर हम, तो उसमें पाकिस्तान का परफॉर्मेंस बेटर है। इसमें एशिया भी दिया है, भारत में भी दिया है, वर्ल्ड कप भी दिया है। तो एशिया में 101 मैच हुए हैं, 58 पाकिस्तान ने जीते हैं और 39 जो है भारत ने जीते हैं। 4 का रिजल्ट नहीं निकला है। भारत में 47 मैच हुए हैं इंडिया में, इसमें 28 पाकिस्तान ने जीते हैं और भारत ने 19 जीते हैं। और वर्ल्ड कप में 7 मैच हुआ है, जिसमें 7 मैच भारत ने जीते हैं। और फाइनल्स जो है टूर्नामेंट्स के, जो है 11 टूर्नामेंट्स के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़े हैं, जिसमें से 8 में पाकिस्तान जीता है, 3 में इंडिया जीती है, नो रिजल्ट कोई नहीं है। तो ऐसे ओवरऑल आंकड़ा देखिएगा अगर, तो पाकिस्तान का आंकड़ा जो है भारत से बेहतर है। लेकिन आंकड़े, मैंने फिर कहा कि आंकड़े काम नहीं आते हैं, फील्ड में दिमाग काम आता है और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने की, मतलब डिसीजन लेने की क्षमता काम आती है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट टीम इंडिया को, भारतीय टीम को, और आप लोगों को भी। आप लोग मैच एंजॉय करिए और खेल को खेल तक ही सीमित रखिएगा, पर्सनल उस पर नहीं लेना है। जीते कोई, हारे कोई, हार और जीत जो है वो खेल में लगा रहता है। टीम स्पिरिट बनी रहनी चाहिए, खेल की स्पिरिट जो है वो बनी रहनी चाहिए, खेल भावना ख़त्म नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्रिकेट से बढ़ते हैं अब युद्ध के मैदान पे इजराइल में, और हमास तो गाज़ा पट्टी पहुँचते हैं। तो गाज़ा पट्टी से आपको पता होगा कि कल इजराइल ने एक अल्टीमेटम दिया है उत्तरी गाज़ा पट्टी में रह रहे लोगों को कि साहब आप लोग जो है ये गाज़ा स्ट्रिप उत्तरी छोड़ के दीजिए और 24 घंटे के अंदर जो है आप लोग साउथ गाज़ा पट्टी चले जाइए। और हमारी सेना जो है वो अंदर आ रही है, अंदर आ क्या रही है, अंदर चली गई है। अब बताइए कि 11 लाख लोग रहते हैं, जिसमें तकरीबन आधे बच्चे हैं वहाँ पे। तो 24 घंटे में कैसे कोई अपना घर छोड़ के, द्वार छोड़ के, सामान लेके कैसे निकल जाएगा, कैसे चला जाएगा। तो ये तो एक पागलपन वाला वो है, आदेश है कि हम जो कहें वो सब ठीक है। इस आदेश की, इस अल्टीमेटम की सब ने आलोचना की है। यूनाइटेड नेशन ने भी किया है, अमेरिका ने भी कहा है, रूस ने भी कहा है। ऐसे देश जो उसका समर्थन कर रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि ये व्यवहारिक नहीं है और ये भयानक मानवीय संकट की ओर ये निर्णय जो है ले जा सकता है। हालांकि ये अखबार में जो छपा है मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि गाज़ा के उत्तरी इलाके को खाली करने के इसराइल के अल्टीमेटम के बाद नागरिकों के बीच भारी दहशत फैल गई। इसराइल की ओर से ज़मीनी हमले की आशंका के मद्देनज़र गाज़ा पट्टी के लोगों ने बड़ी संख्या में पलायन शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर मौजूद एक वीडियो में लोग अपना सामान लेकर शहर छोड़ते नजर आए हैं। गाज़ा सिटी निवासी खालिद अबू सुल्तान को पहले विश्वास नहीं हुआ कि निकासी ऑर्डर सही था और अब वह निश्चिंत नहीं है कि अपने परिवार को लेकर दक्षिण जाएं या नहीं, क्योंकि हमास ने कह दिया है कि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है अपने घरों में रहिए और आखिरी बूंद तक जो है लड़ाई करिए। बताइए ये पॉसिबल है? तो हमास ने फ़िलिस्तीनियों से इस मनोवैज्ञानिक युद्ध की अनदेखी करने का अनुरोध किया है। हमास ने कहा कि गाज़ा पट्टी पर इसराइल की ओर से की गई भारी बमबारी में 13 बंधकों की मौत हो गई है, जिसमें विदेशी भी शामिल हैं। उधर इजराइल सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगारी ने कहा कि अगर हमास के लोगों को हटने से रोकता है तो बाकी जिम्मेदारी उसी की होगी। गाज़ा के उत्तरी क्षेत्र के लिए इजराइल का आदेश संयुक्त राष्ट्र के सभी कर्मचारियों, उन हज़ारों लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के स्कूलों और प्रतिष्ठानों में शरण ली है। 11 लाख की संख्या और सिर्फ एक सड़क, कैसे निकल रहे हैं लोग, ये छपा हुआ है इसमें नवार टाइम्स में।
कि इजराइल ने उत्तरी गाजा से 11 लाख लोगों को निकलने का आदेश दिया है। अंदेशा है कि इजराइल ज़मीनी हमले तेज कर सकता है। हालांकि इजराइल की सेना ने इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं देते हैं। तो गाजा पट्टी क्या है, इसके बारे में लिखा है इसमें कि गाजा पट्टी करीब 365 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा क्षेत्र है, जिसकी उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी सीमा की तरफ इजराइल क्षेत्र है और दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी की सीमा मिस्र से लगती है। गाजा पट्टी के पश्चिम में भूमध्य सागर है। यह 2 फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में से एक है। गाजा पट्टी के अलावा वेस्ट बैंक दूसरा फ़िलिस्तीनी क्षेत्र है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों नाम आपने सुने होंगे। गाजा पट्टी की आबादी करीब 22 लाख है। इसमें करीब आधे बच्चे हैं। बताइए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा की 75% से अधिक आबादी रिफ्यूजी है, शरणार्थी हैं। उसमें से 5 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख से भी अधिक लोग 8 भीड़ भाड़ वाले कैंप में रहते हैं। 50 लाख लोग, मतलब 5 लाख लोग, माफ़ कीजिएगा, 22 लाख में से 5 लाख लोग जो है रिफ्यूजी कैंपों में रहते हैं। बताइए, गाजा पट्टी का वह क्षेत्र जिसे इजराइल ने खाली करने का आदेश दिया है वो पूरे गाजा का 1/3 हिस्सा है। इस ऑर्डर में पूरा गाजा शहर और 2 प्रमुख रिफ्यूजी कैंप जबल्या और बीच कैंप शामिल हैं। इसमें बीट हनौन और बीट लाहिया शहर भी शामिल हैं। यह गाजा पट्टी के सबसे घनी आबादी वाले हिस्सों में से एक है। कैसे कोई हट जाएगा, बताइए। उत्तरी गाजा में कम से कम 11 लाख लोग रहते हैं। गाजा शहर की आबादी लगभग 6 लाख है। बीच कैंप में लगभग 90,000 लोगों का घर है और गाजा पट्टी के सबसे बड़े कैंप जबलिया में 1,16,000 लोग रहते हैं। इस एरिया में कम से कम 6 अस्पताल हैं, साथ ही साथ लगभग 2 दर्जन प्राइमरी केयर क्लिनिक भी हैं। निकलने का रास्ता क्या है? उत्तर से दक्षिण जाने के लिए केवल एक ही मेन सड़क है, जिससे होकर सभी निकल रहे हैं। लोगों का बड़ी तादाद में एक साथ निकलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ईंधन की आपूर्ति बहुत कम है। गाजा शहर और दूसरी जगहों पर सड़कें पहले से ही मलबे से भरी हुई हैं। अब तक कोई संकेत नहीं है कि इजराइल हवाई हमले बंद हो गए हैं, जिससे लोगों के निकलने में खतरा कम हो गया है। इजरायली सेना के अल्टीमेटम के बाद लोगों ने अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया है। वे कार, ट्रक, पैदल और गधा गाड़ी से गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से की ओर जा रहे हैं। एक वीडियो में कई लोग कई कारों की छतों पर कपड़े और गद्दे बांधे हुए घरों को खाली करते हुए दिख रहे हैं, जहां वो सालों से रह रहे थे। तो ये है लड़ाई की स्थिति। इस बीच जो है इजरायली सेना वो घुस गई है और गाजा पट्टी में, और उसके जो है उसका ज़मीनी जो है ऑपरेशन शुरू हो गया है, ग्राउंड ऑपरेशन, और देखना है कहाँ तक जाएगा ये। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री जो बोले कि युद्ध में हम इसराइल के साथ हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन शुक्रवार को इसराइल पहुँचे, जहाँ उन्होंने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। ऑस्टिन ने नेतन्याहू से कहा है कि हमास के खिलाफ इसराइल के युद्ध में अमेरिका उसके साथ खड़ा है। उधर उनके जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, एंटनी ब्लिंकन, इजराइल पहले गए थे, उसके बाद जो है ये शुक्रवार को जॉर्डन पहुँचे हैं। हाँ, और वहाँ पर उन्होंने जो है जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बातचीत की। वो फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मिले, जिनका जॉर्डन की राजधानी अम्मान में ही घर है। अब्बास के साथ अपनी बैठक में ब्लिंकन ने इस तरह के बिंदुओं पर जोर दिया और फ़िलिस्तीनी नागरिकों को ज़िंदगी के नुकसान पर संवेदना प्रकट की। बताइए, उल्टा है। एक आदमी जाकर कह रहा है, रक्षा मंत्री जाकर कह रहा है वहाँ इजराइल में कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो आप कर रहे हैं सब ठीक है। और दूसरा जो विदेश मंत्री है इसराइल के बाद जो है वहाँ पहुँचा है, फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति से मिल रहा है, तो कह रहा है कि साहब हमको बड़ा संवेदना है, मारे जा रहे हैं। अरे मारे जा रहे हैं तो रोको ना। इजराइल के 2-4 हज़ार कमांडो, आप बोल दो कि युद्ध रोक दीजिए और 2-4 हज़ार कमांडो भेज दीजिए गाजा पट्टी में। कमांडो वो ढूंढ ढूंढ के मारें हमास के आतंकवादियों को। निर्दोष जो नागरिक हैं उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? वो क्यों झेल रहे हैं? ये बात है कि आप तर्क देंगे कि साहब हमास ने जो है निर्दोषों को क्यों मारा, लेकिन ठीक है, अगर उसने गलती की तो आप हो चुका, आप भी बदला ले चुके, आपने भी मार दिया। 2 दिन 3 दिन में आपने बहुत से निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। उसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार तक के लोग मारे जा चुके हैं। तो हो गया, तो आपका भी बदला हो गया। अगर हमास ने आपके ऊपर हमला किया तो अब आप अपने जो बंधक बनाए हुए हैं लोगों को, उनको कहिए कि साहब वापस करो,
और 4-5 हज़ार कमांडो आप भेज दीजिए गाजा पट्टी में और आप हमास को ढूंढ ढूंढ के मारिए। ये 11 लाख पब्लिक जो है 24 घंटे के अंदर अपने घर द्वार छोड़ के कैसे चली जाए, ये तो संभव ही नहीं है। तो यही सब है, लड़ाई जबरा मारे और रोने भी ना दे, एक कहावत आपने सुनी होगी। तो अभी यही हो रहा है। अमर उजाला में क्या छपा है? कुछ नहीं छपा है, सब बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं अखबारों में इस समय। त्यौहार का टाइम है, एकदम अखबार वाले भी कमाई करने पर रोक लगे हुए। देखिए इनका जो हेडलाइन है वो विधान परिषद में सचिवालय में जो भर्ती हुई थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि CBI जांच होगी। सब लोगों की हालत ख़राब थी, भागे भागे गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, ऐसा है कि इसमें अब कोई जांच वांच नहीं होगी, जाइए, जो हो गया सो हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें CBI को विधान परिषद सचिवालय में हुई भर्ती प्रक्रिया की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट के 23 सितंबर को दिए गए फैसले के खिलाफ यूपी विधान परिषद और राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिकाओं SLP पर जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने ये अंतरिम आदेश जारी किया है। तो ये है, बहुत लोगों को सांस में सांस आई होगी। तो चलिए ठीक है, बढ़िया है। ऑपरेशन अजय में कल 212 भारतीय इजराइल से वापस आ गए, ये भी आपको पता है। देखिए कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। आज दूसरा जत्था आने वाला है, तो वो भी है। अब हमारे जो डिप्टी CM हैं ब्रजेश पाठक, उनको अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल कर कह दिया था, तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे यानी X अकाउंट पे अब अपने आगे नाम के आगे सर्वेंट लगा लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी CM करार देने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया। ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना नाम बदलकर सर्वेंट ब्रजेश पाठक कर लिया है। जी, कि पाठक ने शुक्रवार सुबह X पर अपने नाम के आगे सर्वेंट लिखा तो राजनीतिक हलके में हलचल शुरू हो गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाठक ने आपदा में अवसर के तलाश के मंत्र के तहत अखिलेश के कटाक्ष को अपना हथियार बना लिया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब राहुल गांधी ने उन्हें चौकीदार चोर है कहा था, कुछ ऐसा कहा था उन्होंने, तो उन्होंने अपने नाम ट्विटर उस पर लिखा है अकाउंट पे अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया था। और उनका देखा देखी बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने और जो है उन्होंने भी अपने आगे चौकीदार लिखा, देखो मैं हूँ चौकीदार, कुछ इस टाइप का। तो वही हथियार जो है इन्होंने इस्तेमाल कर लिया हमारे पाठक जी ने, डिप्टी CM साहब ने, और आपदा में अवसर की तलाश के मंत्र के तहत अखिलेश के कटाक्ष को अपना हथियार बना लिया है। इससे एक और जहां जनता में पाठक जी के प्रति सहानुभूति बढ़ी है, वहीं समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा के अंदर भी उनके इस निर्णय को सही समय पर सही कदम बताया जा रहा है। मालूम हो कि पाठक ने बृहस्पतिवार को भी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि हाँ, वह जनता के सेवक और नौकर हैं, लेकिन अखिलेश यादव राजघराने में पैदा हुए राजा हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि यूपी में जो है डिप्टी CM की जहाँ तक बात है, तो अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो है बड़ा वाक युद्ध हुआ करता था। तो मुझे तो लगता है कि मैं मतलब एक आध दो छिटपुट बयानों को छोड़ दीजिए अगर ब्रजेश पाठक जी के, जो हमारे डिप्टी CM साहब हैं, तो उसके अलावा हमने अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक जी के जो है बीच में इस तरह का वो नहीं देखा था, कम ही देखा है। ज़्यादातर वो अखिलेश यादव जो है उनको बोलते थे, केशव प्रसाद मौर्य जो दूसरे डिप्टी CM हैं, और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जो है उनको जवाब भी देते थे प्रॉपर। तो ये खुली जंग जो है ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच ये पहली बार सामने आई है, और पहला मुकाबला जो है निश्चित रूप से डिप्टी CM साहब के नाम रहा है। उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री काम नहीं करने दे रहे हैं। प्रदेश में हर तरफ अत्याचार और अन्याय है, जिसकी समीक्षा सरकार के करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या पड़ रहा है। तो ये है। तो आज के मैच में एक और इसमें छपा हुआ है कि खालिस्तानी आतंकी जो पन्नू हैं, दाढ़ी वाले सरदार जी, तो उनकी धमकी मिली है वहाँ मैच के लिए। विश्व कप का मैच जो भारत पाकिस्तान के बीच हो रहा है,
तो उसके बाद जो है वो सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। 12,000 जवान तैनात किए गए हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के चलते 12,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। खिलाड़ियों का सुरक्षा घेरा और मजबूत किया गया है। शहर नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। पन्नू ने 15 दिन पहले ऑडियो जारी करके धमकी दी थी कि मोदी स्टेडियम के मैच वाले दिन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला लिया जाएगा और खालिस्तानी झंडे लहराए जाएंगे। तो आज का जो मैच है उसकी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। तो जो लोग भी मैच देखने जाएंगे स्टेडियम में, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने आसपास भी नज़र रखेंगे। किसी तरह की कोई संदिग्ध हरकत हो तो तुरंत जो है वहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो मौजूद हों उनको सूचित करें और ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए, मैच अच्छे से हो जाए, जीते कोई हारे कोई। और इस मैच में शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसके बारे में आपसे बात हो गई है। अब शुभमन गिल ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया था और सारा तेंदुलकर, अपने सचिन तेंदुलकर, भगवान क्रिकेट के भगवान की बेटी जो है, उनको बर्थडे विश किया था। तो सारा तेंदुलकर जी को जो है हम भी बर्थडे विश करते हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, और इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और कभी कभी हमारा चैनल भी देखती रहे। तो बहुत उनको बधाई, आशीर्वाद, और सचिन जी को भी बहुत बहुत बधाई, और शुभमन गिल को सारा की तरफ से शुभकामनाएं तो मिली ही होंगी। आपको पता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और बड़ी अच्छी जोड़ी लगती है सामने देखने पर। तो दोनों को हमारी शुभकामनाएं। सारा को जन्मदिन की शुभकामनाएं, शुभमन गिल को ओपनिंग की शुभकामनाएं। एक अच्छा स्कोर फिर खड़ा करें, वो फिर शतक मारें और ये बर्थडे सारा का यादगार हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ अब दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।